करने की धमकी। डाक से भेजा गया धमकी भरा पत्र। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू और असहिष्णुता के मुद्दे पर फिर से सियासत शुरू। फिल्म निर्माता करण जौहर के बयान पर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने। बीजेपी ने असहिष्णुता की बात करने वालों को बताया अज्ञानी, तो कांग्रेस ने साधा मोदी पर निशाना। कहा सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है मन की बात। ने लोगों से अपने मन की बात खुलकर कही है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ देश के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर। हालांकि करण जौहर की मन की बात ने विवाद खड़ा कर दिया और फिर शुरू हो गई असहिष्णुता को लेकर बहस। वैसे करण जौहर ने क्या कहा यह बताने से पहले हम आपको पीएम मोदी ने क्या कहा यह बताना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के दो शहरों वाराणसी और लखनऊ में लोगों से रूबरू हुए और खुलकर बोले। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को निशाने पर लिया। कहा कि मैंने नट बोल्ट कसे तो लोगों को तकलीफ हो रही है। सवाल है कि मोदी किसकी बात कर रहे हैं, आखिर कहां और कब ढीला था शासन प्रशासन। पीएम ने अपनी सरकार के कसीदे भी खूब गढ़े। कहा कि यह सरकार गरीबों के लिए दौड़ने वाली सरकार है, बिचौलियों की दुनिया खत्म कर दी गई है। मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को तोहफों से नवाजा, दिव्यांग की जरूरत के सामान बांटे और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। यहां तक तो मोदी के लिए सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लखनऊ की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मोदी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, वैसे ही कुछ छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित की खुदकुशी के विरोध में नरेंद्र मोदी वापस जाओ के नारे लगने लगे। हालांकि नारेबाजी करने वाले छात्रों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया, लेकिन दलित छात्र खुदकुशी को लेकर मोदी की चुप्पी पर सवाल तो खड़े हो गए थे। आखिर मोदी ने चुप्पी तोड़ी और काफी भावुक दिखाई दिए। रोहित की खुदकुशी के दर्द को समझा और कहा कि कारण अपनी जगह होंगे, राजनीति अपनी जगह, लेकिन एक मां ने अपना बेटा खोया है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के सिर्फ इतना कह देने से क्या रोहित को इंसाफ मिल पाएगा। अगर मोदी खुदकुशी के दर्द को इतना समझते हैं तो आरोपों के घेरे में आए अपने मंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं। सवाल यह भी है कि क्या मोदी के भावुक होने से दलित छात्र की खुदकुशी के मामले को अब बंद कर देना चाहिए, इस पर बहस बंद होनी चाहिए। उधर जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी को मजाक करार दे दिया और कहा कि देश में बोलने पर भी डर लगता है। करण जौहर के इस बयान के बाद असहिष्णुता का मुद्दा फिर गर्मा गया। सियासी पार्टियों ने अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इन सारे मसलों पर हम आज प्राइम एजेंडा में बातचीत करेंगे। यानी आज के प्राइम एजेंडा में हम दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी उस सारे दुख दर्द को दूर कर सकती है। क्या प्रधानमंत्री से सिर्फ दर्द समझने की उम्मीद थी, या फिर प्रधानमंत्री जैसे ओहदे पर बैठकर हमें कुछ कार्रवाई की उम्मीद भी थी। प्रधानमंत्री अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से कुछ जवाब तलब करते, जो कम से कम अब तक तो दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ निर्माता निर्देशक करण जौहर की टिप्पणी है, जो जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। वो ये कह रहे हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी मजाक लगती है।
इस बयान ने सहिष्णुता असहिष्णुता पर बहस दोबारा शुरू कर दी है। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मीडिया प्रमुख है, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में 125 करोड़ के इस देश में केवल एक व्यक्ति को मन की बात कहने का हक है, बाकी लोगों को नहीं। बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ आज की डिबेट में हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम जल्दी से अपना परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अग्रवाल साहब आज की डिबेट में हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता रविदास मल्होत्रा साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रविदास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अश्वनी जी, पहला सवाल आप ही से है। यह सही है कि प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे? पूरे देश की निगाहें हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटना के बाद उनके कथन पर, उनके बयान पर, उनके भाषण पर टिकी थी। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, दलितों पर, युवाओं पर बहुत सारी बात की, और जब वो रोहित के मसले पर बोल रहे थे, जब वो उसकी खुदकुशी के दर्द को समझ रहे थे, तो वो निश्चित तौर पर भावुक भी हुए। लेकिन सवाल यह कि क्या एक प्रधानमंत्री से सिर्फ इतनी उम्मीद है कि वो अपने भाषण में केवल भावुकता बयान कर दें? आपके सवाल में ही आप इनफैक्ट जवाब रखा हुआ है। देखिए कि जो घटना हुई बिल्कुल उसकी तकलीफ वाली घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। और कैसे हुई इसकी सच्चाई मुझे लगता है कि अभी नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि सच्चाई पूरी सामने नहीं आई है, इसीलिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया है। ठीक, हमारी सरकार कितनी सेंसिटिव है कि एक आत्महत्या हुई और उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए एक बाकायदा जज का अपॉइंटमेंट हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही है, वो करती रहेगी, लेकिन बाकायदा एक जज का अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया। तो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इस पे मुझे लगता है ये जांच का विषय है, इस पे हम लोग शायद कमेंट करना भी नहीं चाहिए। और जो इस पे कमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट वो मौत पे राजनीति कर रहे हैं। जो इस पे कमेंट कर रहे हैं वो मौत पे, ये केवल और केवल एक सेंसिटिव विषय है, इसमें केवल तकलीफ का विषय है। मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी अभिव्यक्ति थी उसको उन्होंने बताया कि तकलीफ हुई है, प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हुई, सबको तकलीफ हुई है। एक अच्छा होनहार लड़का अगर सुसाइड कर लेता है तो निश्चित रूप से तकलीफ का विषय है। ठीक है। रविदास मल्होत्रा साहब, सहमत है आप इस बात से अश्वनी उपाध्याय की कि प्रधानमंत्री ने भावुकता प्रदर्शित कर दी सार्वजनिक तौर पर? प्रधानमंत्री के वक्तव्य की गंभीरता को समझना चाहिए, यह तकलीफ का विषय है। एक जुडिशियल कमीशन का गठन हो गया, उसके बाद जांच में चीजें सामने आएंगी और तब बाकी चीजें स्पष्ट होंगी। क्या इतने से काम चलेगा मल्होत्रा साहब? देखिए, हैदराबाद में जो रोहित की मृत्यु हुई, उसने आत्महत्या करी, ये बहुत गंभीर बात है। उनके जो कारण हैं उन कारणों पर जाना होगा और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक मां ने अपना एक लाल खो दिया, तो उस लाल के खोने को जो खोया है वो लौट के तो आएगा नहीं, लेकिन जो लोग उसके जिम्मेदार हैं मृत्यु के, उन पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। नहीं कह रहे हैं अश्वनी उपाध्याय साहब कि हमने जुडिशियल कमीशन का गठन कर दिया है, जांच होगी, जांच के बाद जो स्थिति सामने आएगी वो रखी जाएगी। प्रधानमंत्री इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार इतनी सेंसिटिव है कि एक दलित छात्र छात्रों के विरोध से पहले प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, लेकिन जब छात्रों ने विरोध किया उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात ये कही। तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि जो रोहित की आत्महत्या के दोषी लोग हैं जी, उन पर कार्रवाइयां हो, जो भी उसके कारण हैं उन कारणों की जांच होकर के। नहीं, रविदास मल्होत्रा साहब, आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर छात्र विरोध न करते तो प्रधानमंत्री टिप्पणी नहीं करते, प्रधानमंत्री भावुक नहीं होते? छात्रों के विरोध का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को वहां बयान देना पड़ा। क्या उस विरोध की वजह से विवश हुए प्रधानमंत्री टिप्पणी करने के लिए? आपकी बात का अर्थ क्या यह है? जी जी,
अगर प्रधानमंत्री जी जब बोलने के लिए आए तब वहां पर कुछ छात्रों ने विरोध किया और वो लोग खड़े हुए, उनको बलपूर्वक निकाला गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उस बारे में अपनी बात कही। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से रोहित की मृत्यु के बाद कोई भी बयान या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बहुत पूरे देश के अंदर एक दलित की छात्र की मृत्यु पर लोगों में शोक है और जो इसके कारण हैं उसमें 2 मंत्रियों पर आरोप हैं। तो उन कारणों की जांच हो करके जो उसमें जिम्मेदार या दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात पर जवाब ले ले। अश्वनी उपाध्याय साहब, रिएक्ट करिए, प्रतिक्रिया दीजिए। दबाव डाल दिया गया था प्रधानमंत्री पर सभागार में, क्योंकि बवाल हो गया, इस वजह से मजबूर हुए प्रधानमंत्री। अगर ऐसा नहीं होता तो रविदास मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि फिर शायद टिप्पणी नहीं करते प्रधानमंत्री। नहीं, रविदास मल्होत्रा जी के पार्टी के बारे में शायद अगर बात करूंगा, इनको बहुत दलितों की चिंता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दिवाली के दिन पटाखा फोड़ने के चक्कर में एक हम कोई पार्टी की कुशवाहा की हत्या हुई थी, वो भी दलित पिछड़ा चर्चा था। बड़ी ठीक चल रही है। नहीं, सुनिए, आपने एक बात कही, अश्वनी जी उसका जवाब दे रहे हैं, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। मल्होत्रा साहब, आपने एक बात कही, अश्वनी जी अब जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब पूरा हो जाए फिर आप अपनी टिप्पणी जरूर कर लीजिएगा। सुन तो लीजिए प्लीज। अश्वनी जी, कैरी ऑन। पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 10 दलितों की हत्या हुई है, जहां पे अलग अलग तरीके से हुई है। वहीं दादरी में एक हत्या हुई, इन्होंने 50 लाख मुआवजा दिया था और 4 फ्लैट दिए थे। इसके अलावा जो 10 दलित मारे गए उनको 5 लाख रुपए नहीं दिए। अब मैं दूसरे पे आता हूं। पिछले साल भर में एक वर्ग विशेष का एक पुलिस अधिकारी जब प्रतापगढ़ के कुंडा में मारा गया, उसको 50 लाख रुपए दिए और उसके परिवार के 2 लोगों को नौकरी दिया। पिछले 1 साल में 14 दलित और पिछड़े वर्ग के पुलिस वाले मारे गए ड्यूटी पे रहते हुए, उनको 10-10 लाख रुपए दिया गया। मुझे लगता है रविदास जी, वो कहते हैं ना, आपको कम से कम, आपको समाजवादी पार्टी को ऐसे मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है, जो बाकायदा मुआवजा देने में और हत्याओं पे और मौतों पे भी लगातार राजनीति करती है। प्लीज इसको बंद करिए। हमारी पार्टी बात कर रहे हैं। देखिए, आप जो है नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं। मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। मैंने बात कही पिछले एक नहीं वही, अरे जो आप भाषण दे रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। अगर जो बातें आप कह रहे हैं उस पर अगर आप चर्चा करें तो उस पर हम बात करेंगे। 14 दलित ऑन ड्यूटी मरे हैं। 2015 में 14 दलित ऑन ड्यूटी पुलिस वाले मरे हैं, उनको आपने 10 लाख दिया है। प्रतापगढ़ में जियाउल हक को आपने 50 लाख रुपए दिया था, 2 लोगों को नौकरी दिया था। पर भी दादरी में अखलाक मारा गया तो आपने 50 लाख दिया, 4 फ्लैट दिया। भगत में वहीं पे मनोज कुशवाहा मारा गया तो आपने उसको 10 लाख रुपए दिया। अश्वनी जी, जो आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी को आप लोग क्या कर रहे हो? ठीक, अश्वनी जी, जो आप कह रहे हैं, इस बात का जवाब हम रविदास मल्होत्रा साहब से लेंगे। अश्वनी जी, इस बात का जवाब हम रविदास मल्होत्रा साहब से लेंगे, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन हम आपसे एक बात पूछते हैं कि चूंकि ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये वर्गीकरण कर रहे हैं जो इनकी राजनीतिक हित में है, क्या इसीलिए बीजेपी भी कर रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर आरोप यह लगा रही है कि प्रधानमंत्री से हमें सिर्फ भावुकता की उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री ये बताते कि उसे कितना मुआवजा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री ये बताते। रणदीप सुरजेवाला ने आज निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर कि उसके परिवार में किसी को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सर? ठीक है, ये वर्गीकरण कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए, इस बात का जवाब जनता इनसे मांगेगी। लेकिन रोहित की खुदकुशी के साथ जैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी तो कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम लोग पूरे भारत के सभी भारतीयों को एक समान नजरों से देखते हैं, सबको एक समान मानते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी आप देखते जाइएगा, अभी आने वाले 1-2 साल में देश में और ज्यादा इनको इंटॉलरेंस नजर आएगी, और ज्यादा दलितों पर अत्याचार नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सिकुड़ेगी, सिकुड़ता हुआ आदमी क्या नहीं करेगा। पहले कांग्रेस की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अब जब से वो सिकुड़ने लग गए हैं तो डिवाइड एंड रूल के साथ साथ लाई एंड रूल। उनको लगता है कि पहले तो बांटो और राज करो वाली नीति सफल रही, अब लगता है झूठ बोलो राज करो। लेकिन ये अब जनता समझदार हो चुकी है, 21वीं सदी चल रही है, 2015-16 चल रहा है। युवा समझदार है, युवा पढ़ा लिखा है।
जहां तक ये राहुल जी जो यात्रा करते हैं, मैं कांग्रेस के सुरजेवाला से पूछता हूं, आपके माध्यम से पूछता हूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दादरी यात्रा किए थे, ठीक। आखिर बुलंदशहर यात्रा क्यों नहीं किया जहां मनोज कुशवाहा मारा गया? बरेली यात्रा क्यों नहीं किया जहां पे वो मिश्रा मारा गया? मुझे ऐसे लगता है हैदराबाद यात्रा किए है ना, मैं आपको 10 घटना और बता सकता हूं जो बीच रास्ते में हुई है। क्या वहां गए? क्या कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है, भारत पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से डिवाइड एंड रूल एंड लाई एंड रूल उनकी पॉलिसी चल रही है। 1 साल 2 साल और देख लीजिए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे अश्विनी जी, हम आपकी बात का जरूर जवाब लेंगे। हेमंत अग्रवाल साहब को हम यहाँ चर्चा में लाना चाहते हैं। हेमंत जी, प्रधानमंत्री के आज के दलितों पर दिए बयान को हम किस तौर पर देखें, जिसमें उन्होंने रोहित की खुदकुशी पर अपनी भावुकता जाहिर की, उनकी आंखें भर आईं, आंसू निकले। एक प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत के लिए क्या इतना काफ़ी है? और अब इस पर डिबेट बंद हो जानी चाहिए। सरकार ने बाकायदा जुडिशियल कमीशन का भी गठन कर दिया, या फिर ये बहुत कम है, दलितों के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए होना बहुत ज़्यादा चाहिए? कैसे देखें सर? राजीव जी, प्रधानमंत्री से किसी एक पर्टिकुलर घटना के बारे में ये आशा करना कि वो किसी सार्वजनिक सभा में उसकी पब्लिकली घोषणा करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने इस घटना के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जिन लोगों को कार्रवाई करनी है वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसा कि हमें मालूम है, आपने कहा अभी आयोग का गठन कर दिया गया है कार्रवाई के लिए जी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी मानसिकता का संकेत दे दिया। तो जो कार्रवाई करने वाले हैं उनको भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का से ये अपेक्षा करना कि वो मंत्रियों को हटा दें, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि अभी यह कोई डिसाइड तो हुआ नहीं, कोई ऐसा फैसला तो हो नहीं गया कि उन मंत्रियों की वजह से ही रोहित की जान गई। तो कोई जांच में निष्कर्ष आए तब कुछ अपेक्षा करना कि किसी मंत्री को हटाया जाए, किसी मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो तब तक उचित नहीं होगा। लेकिन प्रश्न ये है हेमंत अग्रवाल साहब कि पिछले 1.5 साल में हम कई मामले देखे हैं। थोड़े दिन पहले अभी डीडीसीए का मामला था, उससे पहले वसुंधरा राजे का मामला आया, ललित मोदी का मामला आया, मध्य प्रदेश में हम व्यापम मामले को देखें। अभी तक इस सरकार ने इस स्तर पर कि साहब अगर आरोप भी लगते हैं हमारे ऊपर तो हम अपनी छवि को लेकर बहुत संजीदा हैं, कोई उदाहरण पेश नहीं किया है। क्यों सर? देखिए, इस बारे में तो देखिए, बस अश्विनी जी आ रहे हैं इस समय तो चूंकि कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं है। नहीं अश्विनी जी आ रहे हैं, बस हम जरा हेमंत जी की सर प्लीज टिप्पणी ले लें, हम बस आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे सवाल आपसे होंगे। हेमंत जी, देखिए, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ चुनावों में भुगतना भी पड़ा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को इस बारे में तो सोचना चाहिए। उनको अपना भविष्य देखते हुए स्वयं इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि उनका रुख भविष्य में क्या रहे इस तरह की घटनाओं पर। लेकिन सर क्यों, मजबूरी क्या दिखती है आपको? राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। कहा यह भी जाता है कि परसेप्शन से ही राजनीति चलती है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एक परसेप्शन ये बना कि यूपीए 2 में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी कीमत कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों ने चुकाई। भारतीय जनता पार्टी जो अपने चाल चरित्र और चेहरे को लेकर बड़ी सजग पार्टी है, ऐसा माना जाता है, वो ये स्थिति क्यों नहीं समझ रही है सर? क्या मजबूरी दिख रही है हेमंत जी? मजबूरी मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी नहीं है, और ये इनको समझना होगा कि लोक राज लोक लाज से चलता है। ठीक। तो जब तक लोक राज लोक लाज को नहीं समझेगा तब तक उसको इसी तरह की परिस्थिति। ये क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा तो है नहीं कि कोई इमेच्योरिटी है? बड़े वरिष्ठ नेता है, विचारधारा के स्तर पर सशक्त है पार्टी, हर तरह के तजुर्बे इस राजनीतिक दल के साथ हैं, बस अश्विनी जी आ रहे हैं, क्यों नहीं समझने को तैयार है? या फिर कहीं ये डर है कि अगर हमने एक किसी को खींचा तो कहीं शायद झड़ी लग जाए,
हम पिछले अगर 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल को देखें, हम वो लोक लाज नहीं देख रहे हैं सर, किसी भी मामले में। रोहित के मामले में बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया, उनकी भावुकता से हम सब परिचित हैं। एक जुडिशियल कमीशन का गठन होगा ऐसी बात कही गई है, लेकिन वो जो चीज होनी चाहिए जो हम विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के तेवर देखते थे, भारतीय जनता पार्टी अपने जिन आरोपों को जितनी मुस्तैदी से उठाती थी, आज वो चीज नहीं दिख रही है। अश्वनी जी, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आरोप अगर वास्तव में एक प्राइमा फेसी अगर आरोपों में कोई दम हो तो निश्चित रूप से उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। जहां तक आप जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं कि पिछले जो परसेप्शन 2014 की बात, 2014 में परसेप्शन नहीं था सर, 2014 में सीएजी की रिपोर्ट थी। सीएजी रिपोर्ट कह रही थी 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, 75,000 करोड़ का CWG घोटाला हुआ। ये कोई परसेप्शन नहीं था, ये बाकायदा आंकड़े थे और सीएजी के आंकड़े थे। अब हम जरा आते हैं इधर, जो कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है, जो हमारे विरोधी दल आरोप लगाते हैं जी। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जितने भी इन्होंने आरोप लगाए, किसी एक भी मामले में इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई। सुषमा जी के ऊपर आरोप लगाए, मीडिया डिबेट हुई, मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जरा पूछिएगा, इन्होंने एक एफआईआर क्यों नहीं कराई आज तक। भ्रष्टाचार में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार सबको है, भारत के सभी नागरिकों को है। भाई 2G घोटाले में हमारे सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एफआईआर कराई थी, कोयला घोटाले में बीजेपी ने एफआईआर कराई थी, शीला वाले घोटाले में बीजेपी ने एफआईआर कराई थी। मैं ये कहता हूं, कांग्रेस केवल आरोप क्यों लगाती है, एफआईआर क्यों नहीं करती। देश की शासन व्यवस्था में, देश के पुलिस में, देश के संविधान, उसको भरोसा नहीं है क्या? केवल आरोप लगा के भाग जाना। आप जहां तक दूसरी आपने घटना की कही है, भाई दिल्ली की सरकार इतनी समझदार नहीं है क्या कि केवल मुंह जबानी बात नहीं की जाती, एफआईआर की जाती है। आप बताइए, जो डीडीसीए का आरोप लगाया उसमें एफआईआर कराई क्या? उल्टा हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने क्रिमिनल उनके ऊपर डिफेमेशन केस किया हुआ है, उधर से किसी ने एफआईआर नहीं कराई है। इसलिए मैं कहता हूं कि परसेप्शन एक बड़ा माहौल खड़ा करना, एक झूठा और एक पाखंड वाला माहौल खड़ा करना, मुझे लगता है कि उसके आधार पर अगर इस्तीफा देने लगे तो सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। और जहां तक आप आम जनता की बात कर रहे हैं, अब मैं आपको नाम नहीं बताऊं, एक बाबा है यहाँ पे जो पकौड़ी बेच के, गोलगप्पे खिला के, चाट खिला के 1,000 करोड़ कमा लेते हैं। अब अगर वो बाबा किसी को कहते हैं कि भाई ये सही है, ये गड़बड़ है, उसके ऊपर हम कहो इस्तीफा दे दे, ऐसे नहीं होता साहब। इस्तीफा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, जो श्यामा प्रसाद उपाध्याय मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने जो फाउंडेशन रखी थी, हम उसी पे चल रहे हैं। मोटा मतलब ऑलमोस्ट हम उसी पे चल रहे हैं, हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है, दुकानें लगातार बंद हो रही हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहा है। जो कांग्रेस के टाइम में 1 रुपए चलता था, 10 पैसे पहुंचता था जमीन पे, अब 1 रुपए चलता है और 1 रुपए पहुंचता है। ठीक है अश्वनी जी, 99 पैसा भी नहीं पहुंचता, बल्कि 100 पैसे चलता है और 100 पैसे पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी के आरोपों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आज एक और बड़ी बात कही, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस देश में सिर्फ मन की बात करने का हक सिर्फ एक आदमी को है, उनका इशारा, उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। अश्वनी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे और आप जो भी बातें कह रहे हैं, हम उस बात का जवाब उनसे लेंगे और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार कि क्या वाकई हमारे देश में, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी का जो निर्धारण है वो सिर्फ मजाक है, और अगर नहीं तो करण जौहर ऐसा क्यों सोच समझ रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी।